आज हम भौतिक भूगोल में वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का संतुलन के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी में ताप शक्ति जितनी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, यह विकिरण द्वारा उतनी ही ताप शक्ति को पुनः लौटा देती है। यही कारण है कि पृथ्वी या वायुमंडल न लगातार गर्म होते हैं, न ही ठंडे होते हैं। इसी को ऊष्मा का संतुलन कहते हैं। पृथ्वी को सौरिक विकिरण से जितनी अधिक ऊर्जा मिलेगी, पृथ्वी के द्वारा उतनी ही अधिक ऊर्जा का निष्कासन होता रहेगा। यदि पृथ्वी कम ऊर्जा का निष्कासन करती है तो सूर्य विकिरण की मात्रा से पृथ्वी का तापक्रम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके विपरीत यदि सौर विकिरण कम प्राप्त होता है एवं पृथ्वी द्वारा विकिरण अपेक्षाकृत अधिक होता है तो पृथ्वी का तापक्रम कम होता जाता है। पृथ्वी द्वारा होने वाला विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंग धरातलीय विकिरण कहते हैं। सौरीय विकिरण का संपूर्ण ताप पृथ्वी तल तक नहीं पहुंचता है। संपूर्ण सौरिक विकिरण का केवल 1/2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक आ पाता है। बाकी ताप वायुमंडल द्वारा अवशोषण, परावर्तन, प्रकीर्णन की क्रिया द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। सूर्य से विकिरण ऊर्जा का 35% भाग शून्य में यानी कि अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है। इसमें से 6% वायुमंडल में प्रकीर्णन द्वारा, 27% वायुमंडल में स्थित बादलों के परावर्तन द्वारा तथा 2% पृथ्वी की सतह से परावर्तन द्वारा शून्य में लौटा दिया जाता है। इस प्रकार 6, 27, 2 यानी कि 35% सूर्य विकिरण शून्य में चला जाता है। शेष 65% भाग में से वायुमंडल द्वारा, जिनमें जलवाष्प, बादल, धूलिकणों, गैसों आदि, और 14% भाग का अवशोषण कर लिया जाता है। इस तरह केवल 51% ऊर्जा ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाती है। इसमें से यानी 51% में से 24% भाग प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है तथा शेष 17% विस्तृत दीवा प्रकाश से प्राप्त होता है। संपूर्ण सूर्य से प्राप्त यही 51% ऊष्मा ही पृथ्वी का वास्तविक ऊष्मा है। यदि इसमें से कम मात्रा में पृथ्वी को ताप प्राप्त होता है तो सर्दी का भय रहता है, और अधिक प्राप्त होता है तो धरातल पर अधिक गर्मी का भय रहता है। वायुमंडल की ऊष्मा बजट सौरिक ऊर्जा का 48% होती है। इसमें से वायुमंडल सौर विकिरण से 14% ऊर्जा का प्रत्यक्ष अवशोषण कर लेता है। शेष 34% पृथ्वी से होने वाले दीर्घ तरंग विकिरण से प्राप्त होता है। अभी हम यूँ कह सकते हैं कि प्रवेशी जो सौर्य विकिरण की मात्रा है, यदि 100% है, जो 100% है, उनमें से किस प्रकार से संतुलन रहता है। प्रकीर्णन तथा परावर्तन द्वारा क्षय सौर्य विकिरण 35% हुआ है। 35% में क्या क्या शामिल है? बादलों द्वारा 27%, धरातल से 2% और शून्य में वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन 6%। इसी तरह से शेष यानी कि 65% सौर्य विकिरण की मात्रा का बजट किस प्रकार है? इसमें एक तो है पृथ्वी की ऊष्मा बजट और दूसरा है वायुमंडल का ऊष्मा बजट। पृथ्वी का ऊष्मा बजट 51% हुआ। इनमें से प्रत्यक्ष रूप से 34% प्राप्त होता है और विस्तृत दीवा प्रकाश से 17% प्राप्त होता है, यानी कि ये 51% हुआ। और वायुमंडल का ऊष्मा बजट है वो 14% है, यानी कि प्रवेशी सौर्य विकिरण का प्रत्यक्ष अवशोषण जो किया जाए, आने वाले सूर्य से आने वाले जो प्रत्यक्ष विकिरण है उसका जो अवशोषण करता है वायुमंडल वो 14% है, यानी 51 और 14 65% भाग हुआ ये। और दूसरा बहिर्गामी पार्थिव विकिरण, यानी कि पृथ्वी पर प्राप्त होने के बाद वापस जब दीर्घ तरंग विकिरण होता है पृथ्वी के द्वारा वो 34% है, तो ये अलग होगा। इस प्रकार से 100% ये हमारा प्रवेशी सौर्य विकिरण की मात्रा है। उपयुक्त आधार पर पृथ्वी प्रवेशी सौर्य विकिरण का 51% भाग ही प्राप्त करती है।
अब हम बात करते हैं ऊष्मा संतुलन की। दोनों का ऊष्मा संतुलन होता है, पार्थिव ऊष्मा संतुलन और दूसरा वायुमंडलीय ऊष्मा संतुलन। पार्थिव ऊष्मा संतुलन में 51% ऊष्मा हमें प्राप्त हुई थी सूर्य से, और जो नष्ट ऊष्मा वो किस प्रकार से हो रही है, वो है 23% दीर्घ तरंग विकिरण के द्वारा, 9% विक्षोभ तथा संवहन द्वारा, यानी कि जो आंधियाँ वगैरह चलती है, दूसरा जो पृथ्वी ताप गर्म होकर के जो संवहनी धाराएं ऊपर उठती है उससे 9% होता है, और 19% जो हमारे पेड़ पौधे हैं या पानी है उसके द्वारा जो वाष्पीकरण होता है उससे वायुमंडल में चली जाती है। यानी 51% जितनी हमें प्राप्त हुई थी उसका पूरा हमने नष्ट कर दिया। अब दूसरा है वायुमंडलीय ऊष्मा संतुलन। प्राप्त ऊष्मा में कहाँ से हमें मिल रही है? 48% मिल रही है, 14% प्रवेशी सौर विकिरण से यानी डायरेक्ट सूर्य से हमें मिल रही है, 6% प्रभावी विकिरण से यानी कि धरातल से मिल रही है, और 9% विक्षोभ तथा संवहन से, जो पृथ्वी के द्वारा जो विक्षोभ और संवहन हुआ था वो ऊपर जाकर के कोई नीचे गैसेज वगैरह जो रहती है वो उससे गर्म हो जाती है, यानी कि 9% वहाँ से हुआ, और 19% जो वाष्पीकरण हुआ था, तो संघनन, जो वाष्पीकरण के बाद जो जलवाष्प का संघनन होता है उससे गुप्त ऊष्मा से हमें 19% वायुमंडल को प्राप्त हो गई। यानी कुल मिला के 48% जो प्राप्त ऊष्मा थी वो सारी की सारी बाद में वायुमंडल के द्वारा शून्य में विकृत कर दी जाती है। सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करने के पश्चात पृथ्वी भी ऊष्मा का विकिरण करना प्रारंभ कर देती है ताकि धरातल पर ऊष्मा का लगातार संचयन न हो सके। पृथ्वी द्वारा होने वाला विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। इसी पार्थिव विकिरण से वायुमंडल का निचला भाग गर्म होता है, इसे प्रभावी विकिरण कहते हैं। पृथ्वी का नियम है कि सूर्य से प्राप्त हुई 51% ऊर्जा को वायुमंडल में किसी न किसी प्रकार से वापस कर देता है, जिससे वह अपना औसत वार्षिक ताप नियमित रख सके। 23% भाग का धरातल से दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण हो जाता है। इसका 17% भाग सीधे शून्य में चले जाता है, और 6% प्रभावी विकिरण के रूप में वायुमंडल को गर्म करता है। धरातल से 9% ऊष्मा विक्षोभ तथा संवहन द्वारा खर्च हो जाती है। शेष 19% भाग ऊष्मा का वाष्पीकरण में खर्च हो जाता है, जिस कारण पृथ्वी की सतह पर प्रवेशी सौर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊष्मा तथा बहिर्गामी पार्थिव विकिरण द्वारा खर्च की गई मात्रा समान हो जाती है, जिससे धरातल पर ऊष्मा का संतुलन बना रहता है। इसी प्रकार से वायुमंडल की कुल 48% ऊष्मा प्राप्त करता है, उसे वह वायुमंडल में शून्य में बिखेर देता है। इस प्रकार वायुमंडल तथा पृथ्वी द्वारा 65% ऊष्मा का 17% भाग पृथ्वी से तथा 48% भाग वायुमंडल से शून्य में वापस चले जाता है। तो ये ऊष्मा का संतुलन इस प्रकार से बना रहता है।